राय के अशोक धाम में सावन के तीसरे सोमवार पर हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। बाबा के दर्शन की उम्मीद लेकर घर से निकली 7 श्रद्धालु महिलाएं अब कभी वापस नहीं लौटेंगी। सवाल ये है कि आस्था की कतार में हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अशोक धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में यही भीड़ मातम में बदल गई और देखते ही देखते आस्था की कतार में 7 महिला श्रद्धालुओं की सांसें थम गई। 12 से ज्यादा श्रद्धालु अस्पताल पहुंच गए। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद सभी जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं उनका इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है। जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है। प्रशासन के मुताबिक पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिरा, उसके बाद अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है। अफवाह ने भीड़ में डर पैदा किया। पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की कतार पर पड़ा, बैरिकेडिंग टूटी, लोग गिरते गए और देखते ही देखते कई जिंदगियां भीड़ के पैरों तले कुचल गईं। प्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। ऐसे में सवाल ये जरूर कि इस त्रासदी का जिम्मेदार आखिर कौन? न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। भीड़ की मौत की भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है? और सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, अशोक धाम मंदिर में जबरदस्त भीड़ आज उमड़ पड़ी। सावन की आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी के मौके पर कई श्रद्धालु जो हैं पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए। 2 ट्रेन एक साथ आने पर भीड़ ज्यादा बढ़ गई और बिजली का खंभा गिरने की अफवाह लोगों के बीच में फैल गई। यानी जब श्रद्धालु कतारबद्ध होकर खड़े थे तभी अचानक से अफवाह फैली कि बिजली का खंभा गिर गया है। इसी अफवाह के कारण भीड़ में भगदड़ की स्थिति मच गई। भारी भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग भी टूट गई। बैरिकेडिंग टूटने से कई महिलाएं गिर गईं और इस भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी धार्मिक स्थल पर आस्था की भीड़ मातम के माहौल में ढल गई। ऐसी घटनाएं कई बार पहले भी हो चुकी हैं। ऐसे में आप मंदिर में भीड़ की भगदड़ वाली मानसिकता समझिए। लोग पहले पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। कई जगह मंदिर प्रबंधन भी पैसे लेकर पहले दर्शन कराता है। अब पहले दर्शन करने की होड़ में अक्सर भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। अत्यधिक भीड़ होने के कारण लोग एक दूसरे पर गिरने लग जाते हैं और तभी दम घुटने या फिर कुचले जाने से लोगों की मौत हो जाती है। पर सवाल है कि क्या बस मंदिर में पहुंचे लोगों और मंदिर प्रबंधन ही इसके लिए जिम्मेदार है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे मौकों पर भीड़ को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की और इसलिए प्रशासन से कहां चूक हुई यह समझना भी जरूरी है। तो मौत की भगदड़ में प्रशासन की चूक को अब आप समझिए। क्या मंदिर में सुरक्षा की व्यवस्था खुद डीएम एसपी ने देखी थी? सवाल यह है, क्या डीएम एसपी ने मंदिर में भीड़ का जायजा लिया था? सवाल ये पूछे जा रहे हैं, क्या प्रशासन ने भीड़ का अनुमान नहीं लगाया था? अगर लगाया होता तो शायद उस हिसाब से यहां व्यवस्था की जाती। भगदड़ जैसे हालात से निपटने की क्या तैयारी प्रशासन ने की थी, ये सवाल भी उठते हैं। हर बार प्रशासन से आखिर चूक कैसे हो जाती है? बार बार हादसों के बाद भी प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता है?
ये वो तमाम सवाल हैं जो प्रशासन से पूछे जाएंगे। अब आप देखिए, प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, जांच का भरोसा कर दिया गया है कि जांच होगी, पर कहते हैं ना कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले अपने आप ही करनी होती है। तो ऐसे में ये समझिए कि अगर खुदा ना खास्ता आप किसी भगदड़ में फंसते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसी भीड़ में हैं, वहां भगदड़ मच गई, तो आपको खड़े रहने की कोशिश करनी है, नीचे नहीं गिरना है, खड़े रहना है। गिरने से उठना बेहद मुश्किल हो सकता है। अपने हाथों को अपनी छाती के पास रखना है, कोहनियों को थोड़ा बाहर की ओर रखना है। मतलब आप जब खड़े हो तो इस पोस्चर में खड़े हो कि आपकी जो कोहनी है वो थोड़ी बाहर की तरफ हो। भीड़ के खिलाफ धक्का मुक्की नहीं करनी है, यानी जिस साइड से भीड़ आ रही है उधर से आपको धक्का मुक्की नहीं करनी है, बल्कि आपको किनारे की ओर, कैसे आप किनारे की तरफ चले जाएं, किनारे की ओर बढ़ने की कोशिश करना है। अगर संकरे रास्ते हैं, सीढ़ियां हैं, तो उस तरफ जाने से खुद को बचा कर रखिए। और अगर आप गिर जाते हैं, मान लीजिए ऐसी स्थिति आए कि आप गिर गए, तो गेंद की तरह सिकुड़ जाइए और स्पेशली अपने सिर और छाती को बचाए रखिए। फिर मौका मिलते ही उठने की कोशिश कीजिए। यानी अगर भगदड़ खत्म हो जाए या लोग वहां से गुजरना बंद कर दें तो फिर खुद को खड़े करिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेपीएससी आंदोलन को लेकर हो रहे बवाल में अब एक और नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब चिट्ठी लिखकर छात्रों के आंदोलन का समाधान जल्द निकालने की अपील की है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों को छात्रों से खुद मिलने की नसीहत भी दी, लेकिन राहुल गांधी की इस चिट्ठी के बाद बीजेपी ने सवालों की बौछार कर दी। बीजेपी अब पूछ रही है कि अगर राहुल गांधी को छात्रों की इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं रांची आ जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 2 जुलाई 2026 ये वही तारीख है जिस दिन जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था और तब से लेकर अब तक जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा है वैसे वैसे इस पूरे मामले की कई परतें भी खुली हैं। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अब इस आंदोलन की तपिश दिल्ली से रांची तक पहुंच चुकी है। जेपीएससी विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम हेमंत को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में जेपीएससी आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से जल्द छात्रों की समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सीएम हेमंत को आंदोलनकारी छात्रों से खुद मुलाकात कर उनकी बात सुनने की नसीहत भी दी है। वहीं राहुल गांधी की चिट्ठी सामने आते ही सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन दोनों पर हमला बोला है और कहा लेटर खेलने से छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होगा। इस तरह से चिट्ठी बैठक का खेल चल रहा है। युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा, इस पर संशय ही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल किया है कि राहुल गांधी खुद रांची क्यों नहीं जाते। दिल्ली से बैठकर राहुल गांधी मुख्यमंत्री को निर्देश क्यों दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जेपीएससी आंदोलन अब सिर्फ छात्रों और सरकार के बीच का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इस मामले ने सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। आंदोलन की आग अब चिट्ठियों से लेकर सियासी बयानबाजी तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की अपील के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और छात्रों की मांगों पर क्या फैसला होता है, फिलहाल सबकी नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगली रणनीति पर है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा, संजय सिन्हा, निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। हम आपको अब पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। छात्र आंदोलन पर राहुल सहयोगी से राजनीति कर रहे हैं। इस सवाल को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि पूरी खबर क्या है। देखिए, झारखंड में 24 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है। जेपीएससी जेएसएससी में कथित धांधली के विरोध में यह आंदोलन छात्र कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन समाधान निकला नहीं है। छात्रों ने सरकार को अब 18 अगस्त तक का एक अल्टीमेटम भी दे दिया है।
अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव की चेतावनी छात्रों की तरफ से दी गई। अब इसी बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है। किसको? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपील की है कि छात्रों से आप खुद ही जाकर मुलाकात कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के पत्र पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के रांची नहीं आने पर बीजेपी ने तंज कसा है। अब आप खबर तो समझिए कि क्या छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी सहयोगी से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज उठाई थी जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरना पर बैठ गए थे। आपको याद होगा, मॉनसून सत्र के दौरान छात्रों के नाम पर लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता रहा। हंगामे के कारण तो पूरा मॉनसून सत्र ही बाधित रहा, कार्यवाही भी नहीं चल पाई लोकसभा राज्यसभा की। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी ने बार बार बयान भी दिए कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज है, मान लेना चाहिए। अब केंद्र सरकार पर छात्रों के साथ अन्याय का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। तो झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। रांची में अब तक छात्रों से मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं राहुल गांधी। अब सीएम हेमंत सोरेन को उन्होंने पत्र लिखा है और छात्रों से मुलाकात की अपील की है, लेकिन बीजेपी ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया है। राहुल पर छात्रों के नाम पर राजनीति का आरोप बीजेपी ने लगाया है और ये बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी खुद क्यों नहीं रांची आकर मुलाकात कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बात बीजेपी की नई टीम की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई केंद्रीय टीम बनकर तैयार हो चुकी है। नितिन नवीन के नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, 16 राष्ट्रीय मंत्री हैं। खास बात यह है कि बीजेपी की इस नई टीम में महिलाओं और युवा चेहरों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नितिन नवीन की नई टीम तैयार। बीजेपी ने केंद्रीय टीम का किया ऐलान। संगठन में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी, युवाओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 209 दिन बाद नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। खुद 45 साल की उम्र में बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले नितिन नवीन की नई टीम भी इन्हीं की तरह युवा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समृद्ध समाज की पार्टी है और सबको लेके चलने में विश्वास करने वाली पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि एक हमारे नौजवान अध्यक्ष हैं तो सभी वर्गों को लेकर चलेंगे ही चलेंगे। बीजेपी की नई टीम में कई चेहरों को दोहराया गया है तो कुछ लोगों की छुट्टी भी हुई है। माना जा रहा है कि नई केंद्रीय टीम को अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर भी तैयार किया गया है। बहरहाल अब ये नई टीम संगठन में क्या नया बदलाव लेकर आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से संवाददाता अमित सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। नितिन नवीन की नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है और अब इस नई टीम की बड़ी बातें क्या हैं वो एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस टीम में कितने मेंबर हैं। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इसमें एक संगठन महासचिव हैं। 40 साल से कम उम्र के 6 सदस्य इस टीम में शामिल हैं। 40 से 49 की आयु के 15 सदस्य इस टीम में शामिल हैं। फिर 50 से लेकर के 59 साल के 21 सदस्यों को जगह दी गई है। 12 महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 5 महिलाएं हैं। 8 राष्ट्रीय महासचिवों में स्मृति ईरानी अकेली महिला हैं। पीयूष गोयल को एक बार फिर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है और बीएल संतोष संगठन महामंत्री बने रहेंगे। पहले से थे और अभी भी ये आगे कंटिन्यू करने वाले हैं।
अब आप बीजेपी संगठन महामंत्री के पद के मायने समझिए, यानी बीएल संतोष जो हैं उनके पद के मायने अब आप समझिए। बीजेपी संगठन महामंत्री बेहद ही महत्वपूर्ण पद होता है। पार्टी का वैचारिक, प्रशासनिक और रणनीतिक केंद्र होता है। आरएसएस और बीजेपी के बीच एक सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। चुनावी मशीनरी को संचालित करने का जिम्मा इन पर होता है। टिकट बंटवारा हो, सांगठनिक नियुक्ति हो, इन सब में इनकी अहम भूमिका होती है। रणनीतिक बदलावों में संगठन महामंत्री की सलाह सर्वोपरि होती है। बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उन पर इनका नियंत्रण होता है। कार्यकर्ताओं का वैचारिक और राजनीतिक प्रशिक्षण, सरकार और संगठन के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए, इस पर इनका काम होता है। वास्तविक फीडबैक सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना भी इनका काम है। जुलाई 2019 से बीएल संतोष संगठन महामंत्री हैं और अभी भी आगे बने रहेंगे। बीएल संतोष के अनुभव पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। अब आपको बताते हैं स्मृति ईरानी के वापसी के मायने समझिए, क्योंकि उनकी वापसी हुई है। तो अनुभवी नेता और आक्रामक वक्ता के तौर पर स्मृति ईरानी जानी जाती हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी से राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद इनकी सक्रियता जरूर थोड़ी कम हुई, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को मौका दिया है। जुझारू नेताओं को अवसर देना बीजेपी की एक पुरानी परंपरा है और यूपी चुनाव से पहले ये नियुक्ति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। 8 राष्ट्रीय महासचिवों में स्मृति ईरानी अकेली महिला है। शीर्ष स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की कोशिश भी इसके जरिए बीजेपी कर रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड सरकार खान एवं खनिज विकास और विनियम संशोधन अधिनियम यानी MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 का विरोध कर रही है। सरकार का यह आरोप है कि इसके लागू होने से राज्यों के खनिज कर और सेस लगाने के अधिकार सीमित हो जाएंगे, जिससे झारखंड को हर साल लगभग 11,000 करोड़ रुपए के राजस्व का भारी नुकसान होने की आशंका है। जबकि केंद्र सरकार का तर्क है कि खनिज कराधान में एक रूपता और पारदर्शिता लाना जरूरी है। राज्यों द्वारा अलग अलग और अत्यधिक कर लगाने से खनन कारोबार प्रभावित होता है, निवेश में बाधा आती है और घरेलू खनिज आपूर्ति महंगी हो जाती है। हालांकि जेएमएम इस तर्क से सहमत नहीं है और इस बिल के विरोध में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहा है। तो अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। MMDR एक्ट 2026 क्या है, पहले आप ये जान लीजिए और फिर जानिए कि जेएमएम को आपत्ति किस चीज से है। देखिए, देश के मुख्य MMDR एक्ट 1957 में बदलाव हुआ है। मॉनसून सत्र में दोनों सदन से इस विधेयक को पारित करा लिया गया है। देश भर के खनिज क्षेत्र में एक समान कर ढांचा बनाना इस बिल का उद्देश्य है। देश में उद्योगों और निवेश के लिए एक ही जैसा और स्थिर माहौल होगा, यानी देश के किसी भी राज्य में एक ही जैसी स्थिति बनी रहे। MMDR एक्ट का विरोध झारखंड सरकार क्यों कर रही है, अब आप इसे समझिए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया। राज्यों को खनिज अधिकारों और भूमि पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। अदालत के फैसले के बाद कई राज्यों ने टैक्स लगाने की तैयारी कर रखी थी। नए संशोधन के लागू होने से राज्य को वित्तीय नुकसान हो सकता है। सालाना लगभग 11,000 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान झारखंड को हो सकता है। राजस्व घटने से जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हो सकती हैं। जेएमएम का कहना है कि प्राकृतिक संसाधन झारखंड के हैं। संसाधन के उपयोग और कर से जुड़ा अधिकार भी राज्य के पास ही होना चाहिए। केंद्र का फैसला राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता पर हमला है। तो अब जेएमएम इससे जो है वो अभी नाराज दिख रहा है और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में छात्र छात्राओं की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेडी विमेंस कॉलेज से एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जिसमें छात्र अपनी शिकायत और समस्या सीधे दर्ज करा सकेंगे। यानी अब समस्या बताने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने हैं, बल्कि सिर्फ एक आसान और सीधा डिजिटल माध्यम हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आज एक नए सूर्य का उदय हुआ है, जहां छात्र छात्राओं की आवाज अब सिर्फ कैंपस की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेगी। उनकी पढ़ाई से जुड़ी परेशानी हो, कॉलेज से जुड़ी कोई समस्या हो या शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कोई भी शिकायत, अब उसे सरकार तक पहुंचाने के लिए एक नया डिजिटल रास्ता तैयार किया गया है। नाम है विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जैसे ही आवेदन करेंगे, क्योंकि छात्र जो भी होंगे, विद्यार्थी जो भी होंगे, उनके चीजों को गुप्त रखा जाएगा, लेकिन उसमें एक व्यवस्था किया गया है कि जैसे ही आवेदन आप करेंगे तो ठीक 10 दिन तक कई सारी नियुक्तियां राज अलग होने के बाद रुकी रहीं, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीजों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूँगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ कर के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती।